हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अक्टूबर 31 को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है इश्यूज इन इलेक्टोरल बॉन्ड केस। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेनिफिट्स को समझेंगे, चैलेंजेस को समझेंगे, पूरा मेंस का एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है प्रिजनर डिलेमा। ये आर्टिकल भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, GS3 इकॉनमी वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली प्रिजनर डिलेमा वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप अगर इसे यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे आपके आंसर राइटिंग में, ठीक है, आपके मेंस में। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सपांशन ऑफ सेटलमेंट इनटू फ्लड प्रोन एरियाज़। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और ये भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें एक दो सॉल्यूशन बड़े इनोवेटिव हैं, आप उसको ज़रूर लिख लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इश्यूज इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और आपके GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अभी तक के मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के ऊपर। 2017 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे नोटिफाइड 2018 जनवरी में किया गया था। तो काफ़ी पुराने समय से जो है ये न्यूज़ में है, काफ़ी पुराने टाइम से जो है ये लगातार आ रहा है, लेकिन UPSC ने अभी तक नहीं पूछा। तो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है 2024 के लिए। प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में भी नहीं पूछा गया है, प्री पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2024 प्री और मेंस दोनों में से एक में 100% चांस है कि ये पूछा जा सकता है। मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है मेंस में आने का, प्री में पूछने की संभावनाएं कम है रिलेटिवली, लेकिन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल। न्यूज़ में क्यों है पहले ये समझ लेते हैं। A 5-judge bench of Supreme Court led by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud will begin a hearing a batch of petition challenging the constitutional validity of electoral bond scheme on Tuesday। तो बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है और कई सारी पिटीशन फाइल की गई थी और फाइनली 5 जज की बेंच बनाई गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, जो वो खुद ही हेड कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। 145 आर्टिकल में दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर होती है तो कम से कम 5 जजों की बननी चाहिए। उसी के हिसाब से ये बेंच बनाई गई है 5 जजों की और ये डिसाइड करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अब बात करेंगे कि EBS है क्या, कब इंट्रोड्यूस हुआ और क्या क्या व्यूज़ हैं अलग अलग लोगों के। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में शुरू करेंगे। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 बाय वे ऑफ फाइनेंस बिल एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2018। फाइनेंस बिल की तरह पेश किया गया। इसका मतलब ये क्या है, मनी बिल है, और मनी बिल है इसका मतलब राज्यसभा बाईपास हो गया होगा, ठीक है, राज्यसभा बाईपास हो गया। तो ये भी जो है पेटिशन में लगाया गया था कि इसे मनी बिल की तरह पेश करना भी गलत है। इसमें ना कोई टैक्स रेस किया जा रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से और ना ही कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे हम क्या कर रहे हैं, कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या बाकी फंड से। तो बेसिकली ये मनी बिल के लिए भी चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एज अ मनी बिल दिया जाए या ना दिया जाए। नेक्स्ट बात करेंगे। दे सर्व एज अ मीन्स फॉर इंडिविजुअल एंटिटीज़ टू मेक डोनेशन टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज वाइल मेंटेनिंग डोनर एनोनिमिटी। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली एक बॉन्ड है। ये बॉन्ड में एक प्राइस लिखा होगा जिसे आपको परचेस करना है। आप कर सकते हैं जितना भी उसका प्राइस का है ना, बॉन्ड आ रहे हैं, आपकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आपने परचेस कर लिया, आपने पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। पॉलिटिकल पार्टी इस बॉन्ड को लेके जाएगी और बैंक वालों के पास जाएगी, SBI के पास, और बोलेगी हमारे खाते में जमा कर दो। तो ये उनके खाते में जमा हो जाएगा। तो ये सारा का सारा पैसा बॉन्ड इंडिविजुअल ने लिया, परचेज़ किया, पॉलिटिकल पार्टी को दिया। 15 दिन का समय है, 15 दिन के समय में आप बैंक के पास जाएगी पॉलिटिकल पार्टी और अपने खाते में डलवा लेगी। तो बेसिकली ऐसा क्यों किया जा रहा है इसको भी समझेंगे। ये
जो गवर्नमेंट है 2017 में जब इंट्रोड्यूस की थी तो मास्टर स्ट्रोक कही थी, बोली थी कि पिछले 70 सालों में सरकारों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि ब्लैक मनी को कम किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके इलेक्ट्रल फंडिंग में। और उसके बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम लेके आई थी। तो इससे किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी थोड़े फीचर समझ लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ बॉन्ड इन डिनोमिनेशन ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। बेसिकली 1,000 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपए तक जो बॉन्ड हैं वो मिलेंगे आपको। मतलब 1,000 बेस है, उसके बाद एक एक ज़ीरो लगाते जाओ, 1 करोड़ तक आप खरीद सकते हो। ठीक, पेबल टू द बियरर ऑन डिमांड एंड इंटरेस्ट फ्री। इस बॉन्ड में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब आपने 1,000 का लिया तो 1 साल बाद 1,100 रुपये का नहीं होगा। इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड है और डिमांड प्रॉमिसरी नोट के जैसे चेक होता है ना, वैसा है। जैसे ही अब किसी ने आपको चेक दिया, आप जाते हो बैंक और बोलते हो ये हमारे खाते में डाल दो, सिमिलर वे में यहाँ पर बॉन्ड है। बॉन्ड एक सिमिलर तरीके से यहाँ पर चेक का ही काम कर रहा है। इंडिविजुअल ने ये बॉन्ड लिया, पॉलिटिकल पार्टी को दिया, पॉलिटिकल पार्टी बैंक के पास जाएगी, उसे कैश कराएगी, अपने अकाउंट में डलवाएगी, दैट्स इट। परचेज बाय इंडियन सिटीज़न और एंटिटी इस्टेब्लिश इन इंडिया। इसका मतलब जो भी एंटिटी, फॉरेन एंटिटीज़ भी इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है, वो भी क्या कर सकती है, फॉरेन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स स्कीम के थ्रू डोनेशन कर सकती है। मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है ईबीएस के थ्रू। ठीक है, जो अभी तक के नहीं था अलाउड। कैन बी ब्रॉट इंडिविजुअली और जॉइंटली विथ अदर इंडिविजुअल। आप लोग चाहें तो अकेले भी ले सकते हैं और 4 लोग मिलके भी खरीद सकते हैं। वैलिड फॉर कैलेंडर डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू। बैंक जिस दिन इशू करेगा उससे 15 दिन के अंदर अगर आप कैश नहीं करा रहे हैं तो ये जो बॉन्ड होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। ऑथराइज्ड यूज़र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ द ऑथराइज्ड इशूअर। सिर्फ एसबीआई ही इसे इशू कर सकता है पूरे इंडिया में, इसके अलावा कोई और बैंक इशू नहीं कर सकता। ये बैंक का नाम आपके प्री के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। आरबीआई दे देगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। आरबीआई और एसबीआई है ना, थोड़ा सिमिलर लगते हैं और इम्पॉर्टेंट भी आरबीआई लगेगा। क्या हर बॉन्ड आरबीआई करता है? तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए इसको याद रखना है। एसबीआई इज़ द ऑथराइज्ड इशूअर, एसबीआई ही इशू करेगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड आर इशूड थ्रू डेजिग्नेटेड एसबीआई ब्रांचेस। कुछ ब्रांचेस होंगी वहीं पर जो है ये इशू किया जाएगा, हर ब्रांच में इशू नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी की एलिजिबिलिटी। सारी पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल नहीं है, सिर्फ कुछ ही पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल है। कौन सी पार्टी एलिजिबल है वो समझ लेते हैं। पहले तो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होना चाहिए। किसके अंदर? सेक्शन 29A ऑफ आरपीए एक्ट 1951। आरपीए एक्ट 1951 के अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है कम से कम 1% वोट उनको मिले हों लास्ट जनरल असेंबली इलेक्शन में। ठीक है, जनरल इलेक्शन में और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में। ठीक है, या तो लोकसभा वाले इलेक्शन में या तो विधानसभा वाले इलेक्शन में कम से कम पॉलिटिकल पार्टी को 1% वोट मिला हो, तभी उन्हें क्या मिलेगा, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तभी उन्हें इलेक्ट्रल बॉन्ड से क्या मिल सकता है, डोनेशन किया जा सकता है, फंडिंग मिल सकती है। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज़ का। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड कैन बी परचेज डिजिटली और थ्रू चेक्स। ठीक है, तो 2 तरीके से आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते हो, या तो आप डिजिटली खरीद सकते हो मतलब ऑनलाइन, और या फिर आप चेक के थ्रू खरीद सकते हो। अब यही बात आती है, अगर आप कोई भी चीज़ चेक के थ्रू खरीदोगे तो आपको बैंक अकाउंट देना पड़ेगा, और बैंक अकाउंट दोगे तो उसकी केवाईसी ऑलरेडी होगी। इसका मतलब जो भी पैसा आप दे रहे हो डोनेशन में वो ब्लैक मनी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी और वो सरकार के पास जाएगी, गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो अगर वो पैसा है ना किसी भी खाते से आ रहा है तो उसको सरकार देख सकती है कि ये पैसा आया कहाँ से है, इस खाते में। तो ये सारी चीज़ें जो है देखी जा सकती है, इसलिए ब्लैक मनी जो है से खरीद पाना इलेक्ट्रल बॉन्ड एकदम नामुमकिन और पॉसिबल नहीं है। डिजिटल मनी जो भी होगा, डिजिटली ट्रांजैक्शन, इसमें हम ट्रेस कर सकते हैं मनी कहाँ से आ रहा है, तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी।
समझ में आया क्या? क्योंकि हम डिजिटली और चेक के थ्रू ही पैसा जो है इन पैसे से खरीद पा रहे हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। इसी के थ्रू क्या होगी? ट्रांसपेरेंसी। पहले क्या होता था? कैश के थ्रू भी चीज़ें आप कर सकते थे डोनेट। कैश के थ्रू डोनेट करने से क्या होगा? एनोनिमिटी होती है कैश में। कहाँ से आया पता नहीं, सारा ब्लैक मनी कैश के थ्रू आता था। यहाँ पर क्या हो रहा है? हम बॉन्ड खरीद रहे हैं, वो भी प्रॉपरली KYC अकाउंट से, ठीक है, वहाँ से पैसा आ रहा है। तो इसके कारण कहा जा रहा है कि ब्लैक मनी कम हो जाएगी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात कर लेते हैं। कुछ कंडीशंस है, जैसे कि पार्टी मस्ट डिस्क्लोज देयर बैंक अकाउंट विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो पार्टी होगी उसको अपना बैंक अकाउंट देना पड़ेगा ECI को, ठीक है, वो डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें बताना पड़ेगा कितना पैसा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से आ रहा है। किसको बताएंगे? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। डोनेशन आर मेड थ्रू बैंकिंग चैनल एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, जो भी हमने बात की। पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑब्लिगेटेड टू एक्सप्लेन द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड रिसीव्ड। पॉलिटिकल पार्टी को ये भी बताना पड़ेगा कि उसने जो फंड रिसीव किया है उसे कहाँ यूटिलाइज़ किया है, बेनिफिट क्या है। सिमिलरली वही सारी चीज़ें हो जाएंगी। ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग, अकाउंटेबिलिटी इन डिस्क्लोजिंग डोनेशन यूटिलाइजेशन, है ना, इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी कि उसने कहाँ यूटिलाइज़ किया है इस फंड को। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। डिस्करेजमेंट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन कम होने से ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट कम होगा इलेक्शंस में। और ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा इलेक्शन में, अगर कहीं पर ब्लैक मनी यूज़ होती है तो वो इलेक्शन में ही होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ डोनर एनोनिमिटी। डोनर एनोनिमिटी सिक्योर करने की कोशिश की गई है, प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है। क्यों डोनर एनोनिमिटी सिक्योर करने की कोशिश की गई है, ये समझते हैं। मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसने एक बीजेपी को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दिया। अब बीजेपी को नहीं पता किसने दिया है, कौन सी कंपनी ने दिया है, अंबानी ने दिया है या अदानी ने दिया है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से लेते हैं फंडिंग, तो बीजेपी को ये नहीं पता रहेगा कि किसने उनको पैसा दिया है। और अगर उन्हें ये नहीं पता रहेगा कि किसने उन्हें पैसा दिया है, तो वो बेसिकली उनको किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि कंपनी कौन सी है। बाद में कंपनी झूठ भी बोल सकती है। दूसरी कंपनी है बी, उसने कांग्रेस को सपोर्ट किया। अब मान लीजिए दूसरा जो एनोनिमिटी का इम्पॉर्टेंट है, एक तो क्रोनी कैपिटलिज्म हो जाएगा। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है आगे बात करेंगे। तो क्रोनी कैपिटलिज्म को ख़त्म करने के लिए भी ये एनोनिमिटी ज़रूरी है। दूसरा है कंपनी बी ने कांग्रेस को किया डोनेशन और बीजेपी को पता चल गया, या फिर बीजेपी को ये सारी चीज़ें पता चल जाती है कि किसने जो है कांग्रेस को डोनेशन किया है और बीजेपी को नहीं किया है। अगर ये कंपनी का नाम पता चल जाएगा और बीजेपी फिर 2024 में सरकार बनाती है, तो हो सकता है कि बीजेपी इस कंपनी के साथ टॉर्चर करे, इसको किसी भी तरीके से कोई भी टेंडर लेने ना दे, है ना, इनको हर जगह से हरास किया जाए, बाहर कर दिया जाए। इनका रेवेन्यू स्ट्रीम जो भी है इसे जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए, इस कंपनी को ही बंद करवा दे अगर सरकार चाहे तो। इस तरह की चीज़ें ना हो, इसलिए अनोनिमिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए अनोनिमिटी को प्रिजर्व किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये एक साइड है किसका? अनोनिमिटी का। अभी आगे बात करेंगे चैलेंजेस में, इसका डिफरेंट साइड क्या है वो भी बात करेंगे। चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहली बात तो कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या किया जा रहा है? फंडिंग की जा रही है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं पता है, बेसिकली अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पता है। जो गवर्नमेंट है उसको SBI के थ्रू पता चल सकता है, क्योंकि SBI तो वैसे भी सरकारी बैंक है, उसके थ्रू गवर्नमेंट को पता चलेगा। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, उसको पता चल जाएगा। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी और कॉमन सिटीजन्स को नहीं पता है, तो ये उनके राइट टू नो, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट में है अंडर आर्टिकल 1921। ये वायलेशन है राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू नो के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये हमारा पहला चैलेंज हो जाएगा। मतलब इंसान, है ना, हम जो भी पैसा कमाते हैं, सिटीज़न जितना पैसा कमाता है, सरकार को सारा पैसा कहाँ से आया पता होना चाहिए और टैक्स ले सकती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा कहाँ आ रहा है वो सरकार नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले, तो ये तो बहुत गलत है ना। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा क्या है? अनोनिमिटी मे बी कॉम्प्रोमाइज बाय गवर्नमेंट एक्सेस टू डोनर डाटा। दिस इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इन पावर कैन लेवरेज दिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस्टर्ब फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो अनोनिमिटी की अभी बात किया था मैंने। कंपनी ए, कंपनी बी, वापस बात करेंगे अदानी अंबानी, ठीक। एक ने जो है बीजेपी को दिया, दूसरे ने कांग्रेस को दिया,
अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अलग अलग कंपनी दे रही है। सरकार बीजेपी की है, सरकार को पता है कि बीजेपी को कौन दे रहा है ना, एसबीआई से पता कर लिया उन्होंने, और कांग्रेस को किसने किसने दिया है। जो भी कांग्रेस वाले होंगे उनको क्या करेंगे, वो ब्लैकमेल कर सकते हैं इलेक्शन टाइम। बोलेंगे तुमने कांग्रेस को दिए हो, कंपनी बी को बोलेंगे कि तुमने कांग्रेस को दी हो, हमें भी डोनेशन चाहिए और डबल चाहिए, नहीं तो तुम्हारी कंपनी बंद करवा देंगे, हमारी सरकार आएगी। तो इस तरीके से ब्लैकमेलिंग की जा सकती है। तो जो फ्री कॉन्सेप्ट है फ्री इलेक्शन का, जिसमें किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, फंडिंग में भी डोनेशन में भी, वो फ्री अब नहीं रहेगा। तो जो फ्री और फेयर इलेक्शन है वो डिसरप्ट हो जाएंगे अगर एनोनिमिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, गवर्नमेंट अगर एक्सेस कर सकती है तो। और गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है क्योंकि एसबीआई बेसिकली सरकारी है, गवर्नमेंट ही तो इंस्टीट्यूशन है, तो गवर्नमेंट अपना जुगाड़ लगा के कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इश्यूज चैलेंजेस में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, रिस्क ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म एंड इन्फ्यूजन ऑफ ब्लैक मनी। क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है, नेक्सेस ऑफ बिजनेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी और बिजनेस दोनों ही बढ़िया म्यूचुअली एडवांटेज रिलेशनशिप में जीते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। क्या होता है, बिजनेस पहले पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करता है, फिर ये ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिससे बिजनेस को टेंडर मिलते हैं, सारे जितने भी बेनिफिट्स हो सकते हैं वो बिज़नेस को करा देते हैं। तो ये वापस क्या करेगा, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करेगा। इस तरीके से ये साइकिल चलते रहता है, गरीब आदमी मरते रहता है। क्रोनी कैपिटलिज्म के नुकसान क्या हैं, इससे मोनोपोली बढ़ती है, कुछ ही बिजनेस पर्सन होंगे जिनको बेनिफिट मिलेगा। करेंट गवर्नमेंट हो या पुरानी गवर्नमेंट, दोनों पे क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लगता रहता है। करेंट गवर्नमेंट के ऊपर अदानी के लिए लगता है, पिछली गवर्नमेंट के ऊपर वाड्रा को सपोर्ट करने के लिए लगता था। तो ये सारी चीज़ें क्रोनी कैपिटलिज्म के अंदर आती है। मोनोपोली बढ़ेगी तो कंपटीशन कम होगा, इकॉनमी ग्रोथ तो होगी लेकिन इनइक्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये पहला इसका क्रोनी कैपिटलिज्म की ख़राब बात। दूसरा, स्टार्टअप्स फ्लोरिश नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ही लोगों की मोनोपोली रहेगी, उन्हें ही सपोर्ट किया जा रहा होगा। तो स्टार्टअप ऐसे सिस्टम में ख़त्म हो जाते हैं, फ्लोरिश नहीं कर पाते। तो मार्केट में कंपटीशन नहीं रहेगा और मोनोपोली रहेगी, जिससे इंडिया की इकॉनमी को बहुत नुकसान हो सकता है और क्रोनी कैपिटलिज्म के बहुत लॉसेस होते हैं। तो बेसिकली क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ सकता है इस पर्टिकुलर चीज़ से। क्यों, क्योंकि एनोनिमिटी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन में उनके लिए है, ईसीआई को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है। तो ये एनोनिमिटी ख़त्म हो जाती है, तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है, जो सरकार में है वो लोग बिजनेस पर्सन के साथ क्रोनी कैपिटलिज्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लूपहोल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज़ एंड डोनर लिमिट। एज पर द कंपनी एक्ट 2013, अ कंपनी कैन मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली इफ इट्स नेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज एट 7.5%। 2017 में 3 तरह की चीज़ें की गई थी। एक तो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम लाई थी, दूसरा जो कैश डोनेशन है उसकी लिमिट को 2000 कर दिया गया था, पहले 20,000 था। मतलब पहले 20,000 तक क्या आप कैश डोनेट कर सकते थे, अब सिर्फ 2000 कर सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ की गई थी वो थी ये वाली। इसमें पहले क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टी को फंड करने के लिए कंपनीज को कम से कम पिछले 3 साल में 7.5% का प्रॉफिट होना चाहिए, अदरवाइज़ ये एलिजिबल नहीं होते थे इलेक्ट्रल फंडिंग करने के लिए। ये लिमिट अब क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। अब ये लिमिट हटाने से क्या होगा, ब्लैक मनी पॉलिटिकल फंडिंग में क्या आ सकती है, इन्फ्यूज़ हो सकती है। कैसे हो सकती है, शेल कंपनी के थ्रू। शेल कंपनी क्या होता है वो समझ लेते हैं। इट डज़ नॉट कंडक्ट एनी ऑपरेशन इन इकॉनमी बट इट इज़ फॉर्मली रजिस्टर इन कॉर्पोरेट लीगली ऑर्गेनाइज्ड इन इकॉनमी। तो बेसिकली शेल कंपनी सिर्फ नाम की कंपनी होती है, उसे बना दिया जाता है और उसमें कोई भी एसेट नहीं होते, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, और ये कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अपना ब्लैक मनी छुपाने के लिए, राउंड ट्रिपिंग करने के लिए, इस तरीके के पर्पस के लिए शेल कंपनी का यूज़ किया जाता है। अगर आपको याद होगा, जो अभी रिसेंटली अदानी वाला इशू चल रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि अदानी के स्टॉक मार्केट के प्राइस बढ़ाने के लिए शेल कंपनी का यूज़ किया गया है। मतलब अदानी ने अपनी ही कोई दूसरे नाम से कंपनी खोली और इसमें जो भी पैसा था उससे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, उसके प्राइसेस बढ़ाए और उस तरीके से उसने अपने स्टॉक मार्केट के प्राइस ऊपर रेज़ किए। ठीक है, एक बबल बनाने की कोशिश की। तो ये जो शेल कंपनी होती है ये सिर्फ इसी काम के लिए होती है। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज
इसमें हम प्रॉफिट तो दिखा नहीं सकते क्योंकि टैक्स बचाने के लिए ही बनाई जाती है। तो बेसिकली ऐसी कंपनीज जो कि शेल कंपनी है, अगर प्रॉफिट का जो क्लॉज था कि प्रॉफिट होना चाहिए 7.5%, अगर ये क्लॉज हटा देते हैं तो शेल कंपनी बहुत ज़्यादा क्या कर सकती है, बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट फंडिंग, सॉरी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर सकती है ना। शेल कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर सकती है, इसका मतलब शेल कंपनी में सारा पैसा ब्लैक मनी का होता है और ब्लैक मनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ ही रहा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ चैलेंजेस हो जाएंगे। एक लास्ट पॉइंट है हमारा आरबीआई का कंसर्न। आरबीआई ने जो है क्या कहा था कि बढ़िया स्कीम है, सब कुछ अच्छा है, क्लीन अप कर सकती है, इसमें पोटेंशियल है पॉलिटिकल फंडिंग को बेहतर करने का, पर एक इशू है। उस समय गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा था कि इसमें सिर्फ एक छोटा सा पोटेंशियल मिसयूज़ है, वो है शेल कंपनी के थ्रू इसमें ब्लैक मनी इन्फ्यूज़ हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा था कि ईबी को सोल्ड करना चाहिए डिजिटल फॉर्म में रेदर देन फिजिकल फॉर्म में। उसके जवाब में सरकार ने कहा था कि इस अगर हम डीमेट फॉर्म में बेचते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको पता चल जाएगा कि कौन ने फंडिंग की है और उससे क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ने की संभावना है। तो अनोनिमिटी प्रोवाइड करने के लिए हम डीमेट फॉर्म में नहीं दे सकते, फिजिकल फॉर्म में ही देना पड़ेगा, इसलिए सरकार जो है इसे कंटिन्यूसली चला रही है। अब 5 जज बेंच के पास ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी चेक करने के लिए मुद्दा है। होपफुली ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब जो भी रिजल्ट आएगा देखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है प्रिजनर्स डिलेमा। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और GS3 के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने आंसर में प्रिजनर डिलेमा मेंशन कर सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है और बहुत ही ऑथेंटिसिटी देगा आपके आंसर को, आपको अच्छे मार्क्स फैच कराने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वालों की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी प्रिजनर डिलेमा पे क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है ऑप्शनल के पेपर में। तो इकोनॉमी ऑप्शनल वाले होंगे तो उनके लिए तो डायरेक्टली ये लिखना ही है, उन्हें नोट्स बनाना है। बाकी लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस आंसर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरह। मैं बताऊंगा इसकी एप्लीकेशन क्या है। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है कि क्योंकि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने प्रिजनर डिलेमा की बातचीत की है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो क्या होता है प्रिजनर डिलेमा, उसको समझेंगे। बेसिकली प्रिजनर डिलेमा में ये कहा है राजनाथ सिंह जी ने कि सारी कंट्रीज़ को कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है और रेस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रिजनर डिलेमा होता क्या है? Prisoner dilemma refers to one of the most popular game in game theory, a branch of science that help understand how people behave under different circumstances। ठीक है, तो एक इकॉनमी में भी आपने पढ़ा होगा, साइंस में भी आप पढ़ते हैं गेम थ्योरी। इसमें गेम थ्योरी के थ्रू हम लोगों की चॉइसेस क्या हैं, कैसे वो चॉइसेस करते हैं, किस सरकमस्टांसेस में क्या चॉइसेस करेंगे, उनका जो बिहेवियर है वो रैशनल है या इररेशनल है, ये सारे हम गेम थ्योरी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और प्रिजनर डिलेमा इन्हीं गेम थ्योरी का पार्ट है, एक बहुत पॉपुलर गेम है। क्या है उसको समझेंगे। अभी रिसेंटली जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने क्या कहा था कि कंट्रीज़ को कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है इंटरनेशनल रिलेशन में, अदरवाइज़ प्रिजनर डिलेमा जैसी सिचुएशन बन जाएगी और एक कंट्री दूसरी कंट्री को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और ओवरऑल सारी कंट्रीज़ को नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल, in a bid to secure one border, a country start holding more and more arms, then it may far from achieving that goal that start an arm race with the other countries। ठीक है, तो एक कंट्री बेसिकली क्या कर रही है, अपनी बॉर्डर को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा आर्म्स को इकट्ठा करने लगी। अब जब एक कंट्री आर्म्स इकट्ठे करेगी तो दूसरी कंट्री भी आर्म इकट्ठे करेगी और दोनों के बीच में आर्म रेस शुरू हो सकती है। ठीक है, तो बेहतर क्या होगा, दोनों के बीच में कोऑपरेशन करना बेहतर होगा कंपटीशन की जगह। और इसी को हम प्रिजनर डिलेमा के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे कि दोनों कंट्री को क्या करने की ज़रूरत है, कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है, लेकिन म्यूचुअल ट्रस्ट की कमी के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। अब प्रिजनर डिलेमा होता क्या है ये समझते हैं। मान लीजिए 2 प्रिजनर हैं और दोनों को जेल में डालने के लिए बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है, 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, लेकिन कंफर्म है कि दोनों ने ही मर्डर किया है। जो भी एविडेंस है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। ठीक है, अब इनसे कन्फेशन कराना है, तो प्रिजनर डिलेमा इशू जो है, प्रॉब्लम का यूज़ किया जाता है।
दोनों को अलग अलग चैम्बर में बैठाया गया और दोनों से बोला गया कि उनको सिचुएशन दी गई, ठीक है। प्रिजनर ए को सिचुएशन दी और प्रिजनर बी को कि कन्फेस कर लो या साइलेंट रहो। अगर ए और बी दोनों साइलेंट रहते हैं तो दोनों को एक ही साल की सज़ा होगी, क्योंकि जो एविडेंस हैं उनके खिलाफ वो सर्कमस्टांशियल हैं। लेकिन अगर मान लीजिए प्रिजनर बी ने कन्फेस कर लिया और ए शांत रहता है ना, ए शांत है, बी ने कन्फेस किया, तो बी को जो है 1 ही साल की सज़ा होगी और ए को 15 साल की सज़ा दे दी जाएगी। ये ऑप्शन दिए जाते हैं पुलिस वालों की तरफ से, ठीक है। तो बी अगर कन्फेस कर लेता है तो उसे 1 ही साल की सज़ा होगी और ए को 15 साल, है ना। तो ए के लिए रिस्की बहुत है साइलेंट रहना, क्योंकि उसे भरोसा नहीं है बी क्या करेगा। बी साइलेंट रहा तो दोनों छूट जाएंगे, लेकिन अगर बी ने कन्फेस कर लिया तो। दूसरी सिचुएशन क्या है, अगर मान लो कि ए ने कन्फेस कर लिया और बी साइलेंट रहा। अगर बी साइलेंट रहेगा और ए कन्फेस कर लेगा तो ए को 1 साल की सज़ा होगी और बी को 15 साल की। तो ये जस्ट अपोजिट है इस वाले केस का, है ना, जिसमें यहाँ क्या हो रहा था, बी कन्फेस कर ले रहा था और ए साइलेंट था। तो ए साइलेंट रहने की सज़ा उसे 15 साल थी और बी के कन्फेस करने की सज़ा जो है क्या थी, 1 ही साल। तो ये बड़ा रिस्की हो गया था। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो गया है कि बी जो है क्या कर रहा है, कन्फेस कर रहा है, सॉरी बी साइलेंट है इस केस में, बी रिमेन साइलेंट और ए कन्फेस कर रहा है। तो ए तो भाई छूट जाएगा कन्फेस करने के बाद भी, लेकिन बी अगर साइलेंट रहता है तो। और लास्ट है दोनों कन्फेस कर लें, 10 साल की सज़ा होगी। तो दोनों के पास बेस्ट ऑप्शन क्या है इस सिचुएशन में? अगर हम सामने से देखें तो दोनों के पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि रिमेन साइलेंट रहें, दोनों 1-1 साल की सज़ा में छूट जाएंगे, ख़त्म। सबसे बेस्ट तो यही है। लेकिन दोनों को अपने अपनी सिचुएशन में क्या डर लगेगा कि कहीं मैं साइलेंट रहा, रिमेन साइलेंट रहा और सामने वाले ने कन्फेस कर दिया तो मुझे तो 15 साल की सज़ा हो जाएगी, इसे 1 ही साल की सज़ा होगी, और ये सह पाना पॉसिबल नहीं है। तो दोनों की दोनों क्या करेंगे, बेस्ट ऑप्शन उनके लिए इस सिचुएशन में क्या होगा, दोनों कन्फेस कर देंगे। और यही बेसिकली हमारी प्रिजनर डिलेमा प्रॉब्लम है। इसकी एप्लीकेशन की बात करें, इसकी एप्लीकेशन है क्लाइमेट चेंज में। क्लाइमेट चेंज में कार्बन बजट बहुत कम बचा है। वैसे तो सारी गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है, कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है, पर कहीं ना कहीं कार्बन बजट जो बचा हुआ है उसको यूज़ करने में सरकारें लग गई हैं, गवर्नमेंट लग गई है। बहुत सारी कंट्री बोल रही कि इसमें हमारा हक है, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ बोल रही डेवलप कंट्रीज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो बचा हुआ कार्बन बजट है, जिसके थ्रू जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़े, उतना कार्बन बजट को भी यूज़ करने की होड़ हो गई है। ये बेस्ट जो है सॉल्यूशन है। जबकि बेस्ट सॉल्यूशन हमें जो दिखाई देता है वो क्या है, कोऑपरेशन करना सारी कंट्रीज़ को, ताकि कार्बन बजट प्रॉपरली यूज़ हो सके। जिसे एक्चुअल में ज़रूरत है वो यूज़ करे, डेवलप्ड कंट्री यूज़ ना करे, डेवलपिंग कंट्री से यूज़ करें, पॉवर्टी कम करे। तो बेसिकली ये कोऑपरेशन वाली चीज़ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी प्रिजनर डिलेमा प्रॉब्लम चल रहा है। सिमिलरली अभी हमने बात की है रेस, आर्म रेस की। दोनों अपनी अपनी बॉर्डर सिक्योर करने के चक्कर में कोऑपरेशन करने की जगह कंट्रीज़ में आर्म रेस शुरू हो जाती है, जो कि दोनों के लिए अच्छी नहीं है। जो रिज़ल्ट आता है वो दोनों के लिए फेवरेबल नहीं होता है, लेकिन उस कंडीशन में वो फेवरेबल है। डिओपॉली में भी, मार्केट बिजनेसेस में भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। प्रिजनर डिलेमा क्या होता है, 2 फर्म है, एक आइसक्रीम फर्म ए, आइसक्रीम फर्म बी, दोनों अगर कंपटीशन करेंगे तो प्राइस क्या करेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे। जैसे ही कम करेंगे इनको, बी का मार्केट पूरा ख़त्म हो जाएगा, ए को पूरा मार्केट मिल जाएगा। फिर बी क्या करेगा, ए से थोड़ा प्राइस कम कर देगा। ए से थोड़ा प्राइस किया तो बी को पूरा मार्केट मिल गया, ए का मार्केट कम हो गया, ख़त्म हो गया। इस तरीके से दोनों मार्केट में प्राइस कम करते जाएंगे, लड़ते जाएंगे, और फिर मार्केट में जो प्राइस होंगे आइसक्रीम के वो इतने हो जाएंगे कि वो वायबल नहीं रहेंगे। अगर दोनों बैठ के मिल बांट के फिक्स्ड फ्लोर प्राइस डिसाइड कर लें कि भाई मिनिमम प्राइस कम से कम 10 रुपये रहेगा, उसके ऊपर तू जो बढ़ाना है बढ़ा, कम करना है कम। तो अगर ये कर लेते हैं कॉपरेशन, जो कि बेस्ट सॉल्यूशन है, तो फिर ये दोनों फ्लोरिश करेंगे। अदरवाइज़ दोनों जो है लड़ते ही रहेंगे। ये भी प्रिजनर डिलेमा का एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन है। होपफुली ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप अपने एग्ज़ाम में इसे यूज़ कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज़ में, ठीक है।
नेक्स्ट आर्टिकल है द एक्सपांशन ऑफ सेटलमेंट्स इनटू फ्लड प्रोन एरियाज। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS1 GS3 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेंस में पूछा जा सकता है। बेसिकली क्या है न्यूज़, एक्सपांशन हो रहा है सेटलमेंट का किस एरिया में, जो फ्लड प्रोन एरियाज़ है उस एरिया में, जो लो लाइंग एरियाज़ है उस एरिया में बहुत तेज़ी से सेटलमेंट बढ़ रहा है, लोगों की आबादी बढ़ रही है, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो बेसिकली ये फ्लड से होने वाले लॉसेस, प्रॉपर्टी लॉस और लाइफ्स का जो लॉसेस है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद अर्बन फ्लड के बारे में भी बात कर सकते हैं। अर्बन फ्लड के भी इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, रिसेंटली दिल्ली में आया, इसके पहले चेन्नई में आया था, हैदराबाद में आ चुका है। तो सिटीज़ में अर्बन फ्लड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अर्बन फ्लड के बारे में थोड़ी और बातचीत भी करेंगे। बेसिकली ये आर्टिकल में क्या बात की गई है कि जो फ्लड प्रोन एरिया है उसमें एंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसको कम करने की ज़रूरत है, नहीं तो लोगों की जान और प्रॉपर्टी दोनों खतरे में पड़ सकती है। किसके कारण, क्लाइमेट चेंजेस होने के कारण। ठीक है, इंडिया रिस्क में कैसे है, इंडिया वैसे तो टॉप 20 कंट्रीज़ में नहीं आता जहाँ पर सारे सेटलमेंट एक्सपोज हों फ्लड हज़ार्ड के, लेकिन इंडिया आता है। इट वाज द थर्ड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल सेटलमेंट आफ्टर चाइना एंड US एंड ऑल्सो थर्ड आफ्टर चाइना एंड वियतनाम अमॉन्ग कंट्रीज़ विथ न्यू सेटलमेंट एक्सपांडिंग इनटू फ्लड प्रोन एरिया। पहली बात तो US और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा अगर सेटलमेंट है, मतलब घर बन रहे हैं, तो वो कहाँ है, इंडिया में। नेक्स्ट है चाइना और वियतनाम के बाद में इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पर फ्लड प्रोन एरियाज़ में सेटलमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इंडिया थोड़ा थोड़ा रिस्क में है। अब फ्लड प्रोन एरिया में अगर सेटलमेंट रहने वाले लोग आने लगेंगे तो क्या होगा, तो उन लोगों की जान और प्रॉपर्टी दोनों खतरे में पड़ सकती है ना। मान लीजिए कि आप डैम के पास में अपना घर बसा लेते हैं लो लाइंग एरिया में, तो डैम अगर पानी एकदम से छोड़ा गया तो आपके घर डूबेंगे, प्रॉपर्टी का भी नुकसान होगा, लॉसेस होंगे। तो इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, यही बेसिकली इस आर्टिकल में बात की गई है। बेसिकली रीज़न्स क्या होते हैं इसके, अगर मैं रीज़न की बात करूं तो जो लो लाइंग एरिया होता है वो बहुत सस्ते में मिल जाता है, कॉस्ट बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ आबादी क्या करती है, बसने लगती है। प्लस वहाँ पर पानी अगर विलेज एरिया के आसपास है तो पानी आसानी से मिल जाता है, इसलिए लोग लो लाइंग एरिया में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में जो लो लाइंग एरिया फ्लड प्रेन एरिया होता है उसे भी एंक्रोचमेंट कर लिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, तो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं लोग, आसपास रहने भी लग जाते हैं। तो एंक्रोचमेंट इस तरीके से बढ़ रहा है। साथ में वेटलैंड एरिया में भी क्या हो रहे हैं, नए नए हाउसेस बन रहे हैं, नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, एलाइट लोगों के लिए भी ये हाउसेस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वेटलैंड एंक्रोचमेंट होने के कारण भी फ्लडिंग की संभावनाएं बढ़ रही हैं, प्रॉपर्टी लॉस और लाइफ लॉस बढ़ रहा है और फ्लड आने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिकली रीजंस हैं पेरी अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में फ्लड प्रोन एरियाज़ में सेटलमेंट बढ़ने के। ठीक है, अब अर्बन फ्लड के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है, इसका रीज़न क्या है, कॉन्क्रीटाइजेशन होना। हर जगह रोडें हैं, पानी आता है ज़मीन में, जाता ही नहीं, सोखता ही नहीं है, तो पूरा का पानी जमा होते रहता है। एंक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड, क्योंकि वेटलैंड में अब क्या बना दिए गए घर, पानी जाए तो जाए कहाँ से, निकासी की जगह नहीं है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम है। क्लाइमेट चेंज होने के कारण बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, जैसे कि दिल्ली में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण कब पानी आया था, जून जुलाई में। ठीक है, तो दिल्ली में बहुत पानी गिरा, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण आया था, मानसून के कारण नहीं आया था, प्लीज़ याद रखना है इसे। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण पानी बहुत उटपटांग गिर रहा है सिटीज़ में, दिल्ली में जनरली पानी नहीं आता, वहाँ भी आ गया, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आ गई। इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है बाढ़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, उसके कारण अर्बन फ्लड बढ़ गया है। उसके बाद फ्लड प्लेन एंक्रोचमेंट एग्रीकल्चर के थ्रू, तो यहाँ से जहाँ से निकासी हो सकती थी वहाँ भी हमने एंक्रोच कर दिया, तो कैसे जो है अर्बन फ्लड रुकेगा। पुअर प्लानिंग भी अच्छी नहीं है ना। वेटलैंड में घर बनाने की परमिशन दी है तभी तो यहाँ पर निकासी नहीं हो पा रही है। लैक ऑफ ट्रीज़ और ग्रीन एरियाज़, ये सारे इश्यूज़ हैं अर्बन फ्लड के आने के। अगर ग्रीन एरिया होते तो पानी सोख लिया जाता वहाँ पर, है ना। कॉन्क्रीटाइजेशन है, ग्रीन एरिया नहीं है, इसलिए ये सब सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम क्या कर सकते हैं,
एक तो ये जो मार्केट फोर्सेस है वो क्या कर रही है, फ्लड प्रोन एरिया में एक्सपांशन करने के लिए मजबूर कर रही है। मार्केट फोर्सेस मतलब सस्ते घर, क्योंकि ज़मीन ऐसी जगह में थोड़ा रिस्क है तो सस्ते में मिल जाती है, तो मार्केट फोर्सेस बेसिकली लोगों को क्या कर रही है कि सस्ते में मिल रहा है यहीं रह लो। सरकार को क्या करने की ज़रूरत है, ऐसी जगह को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, तभी अर्बन प्लानिंग जो है सस्टेनेबली की जा सकती है, डेवलपमेंट सस्टेनेबल किया जा सकता है। अगर हम इन सारे एरियाज़ को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, जोनेशन करते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम इस एरिया को है ना इसमें इसकी सेल करना को बैन कर सकते हैं, है ना। जैसे कि रिवर के आसपास का एरिया फ्लड प्लेन एरिया है, वहाँ एरिया को कलेक्टर जो है ऑर्डर निकाल के कह सकता है कि ये एरिया को नहीं बेचा जाएगा, नहीं खरीदा जाएगा, ये फ्लड प्लेन एरिया है। तो इस तरीके की चीज़ें सरकार कर सकती है। सबसे पहले तो सरकार को जोनेशन करना होगा और पहचानना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा कौन से एरियाज़ हैं जो कि फ्लड प्लेन एरियाज़ हैं, जो कि लो लाइंग एरिया हैं, जिसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हर सिटी को प्रॉपर साइंटिफिक मैपिंग की ज़रूरत है फ्लड प्रोन एरियाज़ की। अगर ये करती है सरकार, उसके बाद इसको यहाँ पर सारे सेटलमेंट को बैन कर दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। दूसरा, अगर बहुत सालों से लोग रह रहे हैं तो आप हटा नहीं सकते, तो आपको उस सिचुएशन में ऐसी एडाप्टेशन करने की ज़रूरत है ना। हाउस इस तरीके से बनाए जाए ताकि वो पानी आने के बावजूद भी प्रॉपर्टी लॉसेस ना हो, लोगों की सुरक्षा की जा सके। वहाँ पर एडाप्टेशन के लिए काफ़ी स्कीम्स जो है डेवलप की जाए, जो कि लोग बहुत समय से रह रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दूसरा जो किया जा सकता है, लो इनकम हाउसिंग और फ्लड रेजिलिएंट जो है क्या बनाने की ज़रूरत है, हाउसेस बनाने की ज़रूरत है। इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा के एकदम पास में एक कम्युनिटी रहती है मिशिंग मियाँ, वो लोग स्टिल्ट के हाउस बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एडाप्टेशन को किया जा सकता है, जिससे जो लॉसेस हैं प्रॉपर्टी के और लाइफ के वो कम हो सके। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। होपफुली ये आपको समझ में आ गई होगी। ये सॉल्यूशन जो दूसरा है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। इसमें आप मिशिंग और मियाँ का कम्युनिटी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशन है ये। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आप जब भी फ्लड से रिलेटेड चीज़ें आएंगी एडाप्टेशन में, ये ज़रूर एग्जाम्पल डालिए अपने सॉल्यूशन में। ठीक है, थैंक यू, एन्जॉय योर